गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड 2023 में पूछे जाने वाले जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इराक का प्राचीन नाम बताएं। आपको बताना है वर्मा होगा, पर्शिया होगा, मेसोपोटामिया होगा या फार्मोसा होगा। तो चलिए, जल्दी से आपको हर एक प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है इराक का प्राचीन नाम बताएं। जल्दी से बताना है वर्मा, पर्शिया, मेसोपोटामिया, फार्मोसा। बिल्कुल फास्ट बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो बच्चों, इराक का जो प्राचीन नाम होता है वो क्या होता है? मेसोपोटामिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ। अब देखिए, कभी कभी म्यांमार का भी पूछ लेता है कि म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या है, बता सकते हो? म्यांमार देश का, जी हाँ, म्यांमार देश का प्राचीन नाम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बिहार डीएलएड की परीक्षा की एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या है गाइस? तो ये है वर्मा, याद रखना है वर्मा। और अपने देश भारत की बात करें, है ना, अपने देश भारत की बात करें तो बच्चों, भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो भारत का कई सारा प्राचीन नाम हुआ करता था, जैसे आर्यव्रत था। ठीक है, आर्यव्रत आपको याद रखना है। आर्यव्रत जो है ये भारत का प्राचीन नाम था, है ना। उसके बाद हिंदुस्तान भी भारत को कहते हैं हम लोग, है ना, हिंदुस्तान। उसके बाद सोने की चिड़िया, है ना, इत्यादि नामों से जो है भारत को जाना जाता था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है गाइज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ज़बरदस्त सेशन रहेगा और काफ़ी जो है क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आप सभी प्यारे छात्रों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। सर क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था सर, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, रसायन के क्षेत्र में दिया गया था, या साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार से गाइस सम्मानित किया गया था, है ना। तो ये किस क्षेत्र में दिया गया था? जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी चिकित्सा, देन आपका आंसर सही है ना। चिकित्सा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गाइज। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त सेशन रहेगा। ठीक है सर, अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है। अगला प्रश्न है, विश्व के कालाहारी क्षेत्र के जनजाति का नाम है, क्या है? बुशमैन है, बोरो है, या एशिकमो है, या पिग्मीज है? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे गाइस। विश्व के कालाहारी क्षेत्र के जनजाति के जो लोग हैं उनका नाम क्या है, यानी वो कौन सी जनजाति है? विश्व के कालाहारी क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी जनजाति है? बुशमैन है, बोरो है, एशिकमो है, या पिग्मीज है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। हाँ जी, सभी का सही जवाब आ रहा है, सही, सभी बच्चों का सही जवाब है बुशमैन। बुशमैन यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह बताना है। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे सौर परिवार का कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ठंडा होता है? जी हाँ, सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा गाइस? सबसे ठंडा जो है ये वरुण होता है। वरुण यानी जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं सर, क्या कहते हैं? नेपच्यून। जी हाँ, नेपच्यून कहेंगे। ये सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, देन क्या आंसर करोगे? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सर? सभी बच्चे बताएंगे सबसे गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है हमारा शुक्र यानी वीनस। ठीक है, याद रखना है, शुक्र यानी वीनस इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, शुक्र यानी वीनस कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त सेशन लग रहा है। तो बच्चों ये, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
ब्रह्मांड के यानी यूनिवर्स के स्टडी को। चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है सर? कॉस्मोलॉजी, एरोलॉजी, मेट्रोलॉजी या इनमें से सभी? बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है गाइज हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। वेल डन बच्चों, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त। चलिए कॉस्मोलॉजी, जी हाँ, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, ये आपको याद रखना है। चलिए आपसे एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपको बताना है हमारे ब्रह्मांड में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बता सकते हो? हमारे ब्रह्मांड में, जी हाँ, ब्रह्मांड में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन सी गैस ब्रह्मांड में, कौन सी गैस जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे। तो जी हाँ, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है, आपको याद रखना है। हाइड्रोजन गैस जो है ये हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? जल्दी से बताएंगे। संतोष ट्रॉफी, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी फुटबॉल, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रियरीज। प्रियरीज नामक घास का मैदान जो है विश्व के किस भाग में पाया जाता है? आपको बताता है, आपको बताना है कनाडा होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, एशिया होगा या वेनेजुएला होगा? जल्दी से बताएंगे। प्रियरीज नामक घास का मैदान जो है ये विश्व के किस क्षेत्र में पाया जाता है? जी हाँ, प्रियरीज नामक घास का मैदान विश्व के किस क्षेत्र में पाया जाता है गाइस? बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी कनाडा, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 24वीं समानांतर रेखा ये किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी और पोलैंड, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, और अमेरिका और कनाडा? जल्दी से बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो 24वीं समानांतर रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। और देखिए बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा एक और है जिसको आप लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हो ना, रेड क्लिफ रेखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड क्लिफ रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो इस सिचुएशन में भी जो है आंसर होगा वो क्या होगा? भारत और पाकिस्तान ही होगा, ठीक है। याद रखना है बच्चों, बहुत ही सही जवाब है, बहुत ही सही जवाब है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है? क्या है सर? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कीवी है, ईगल है, कमल है या बैटल है? जल्दी से यहाँ पे सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ, तो बिल्कुल फास्ट बताना है, बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है कीवी यानी ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? कीवी है ना। चलिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बता सकते हैं? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताइए बिल्कुल फास्ट। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तो वो बच्चों अशोक स्तंभ है, ठीक है। अशोक स्तंभ, ये आपको याद रखना है, ये आपको गाइज याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552 है, 550 है, 545 है या 530 है? जल्दी बताएंगे। यहाँ पे देखिए अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जा रहा है, अधिकतम सीटों की संख्या। जी हाँ, अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जा रहा है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताएंगे। तो देखिए बच्चों, आपको हम बता दें मैक्सिमम सीटों की जो संख्या होती है, अधिकतम सीटों की संख्या कह लो या अधिकतम सदस्यों की संख्या कह लो, तो ये होती है 552। कितनी होती है सरकार? 552 होती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी है या फिर कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 545 है, ठीक है। वर्तमान में 545 है, लेकिन अधिकतम सीटों की संख्या ये 552 होती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वाह कौन करता है? देखिए प्रश्न ये है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है ये अनुपस्थित हो जाए, है ना, अनुपस्थित रहे
तो भैया इसके कार्यभार को कौन संभालेगा? ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा उपाध्यक्ष, है ना। हाँ जी, तो पहला ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे, तो भाई इनका जितना भी कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तो वो संभालते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों, लोकसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं, है ना, कुछ जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, क्या जवाब दोगे? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, जी हाँ, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे। हाँ, के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? कितनी वर्ष होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। तो जी हाँ बच्चों, सभी बच्चे सही जवाब देंगे 25 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी स्थापना कब हुई? जल्दी से बताएंगे, 15 मार्च 1950, 17 अप्रैल 1950 या 15 मार्च 1951 या 17 अप्रैल 1951। जल्दी से, मैं सभी बच्चों का कमेंट पढ़ पा रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, बिल्कुल फास्ट। योजना प्लान, है ना, योजना प्लान जो है यानी प्लानिंग कमीशन बोल सकते हो, ये कब इस्टेब्लिश किया गया? तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की अब स्थापना कब हुई, है ना, नीति आयोग, है ना सर, नीति आयोग के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बताओ, देखिए पहले क्या था ना, पहले योजना आयोग ही था, ठीक है, फिर योजना आयोग को हटा दिया गया, मतलब हटा नहीं दिया गया, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? हाँ, इसकी स्थापना कब हुई सर? तो आपको बता दें ये 1 जनवरी, जी हाँ 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, याद रखना है 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष बता सकते हो? योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के सर अध्यक्ष कौन होते हैं, जल्दी से बताएंगे कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? देखिए बच्चों, ये जरूरी है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री अपने पद से रेजिग्नेशन दे, त्याग पत्र दे, तो उनको संसद सत्र में उपस्थित होना पड़ता है। लेकिन देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री भी थे, है ना, जो संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। कौन थे? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। देखिए मैं सभी बच्चे का कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। कौन थे सर? हाँ, तो ये थे चौधरी चरण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए देखिए प्रधानमंत्री की बात आई है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे सर, बताओ कौन थे? ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं ना सर, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। हाँ ठीक है, लेकिन बच्चों कभी कभी ना प्रथम ना पूछकर द्वितीय पूछा जाता है। द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये बता सकते हो? तो सर ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। चलिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा होता है तो उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए, है ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जल्दी से बताएंगे। देखिए ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आप लोग रिवीजन करते चलिए बच्चों, एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बच गया है ना। तो अगर आप लोग को बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप जो है हमारे सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा। ये पार्ट 1 है, इसी तरह पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, आपको जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु वो कितनी वर्ष है? तो जी हाँ 25 वर्ष, सभी का सही जवाब है 25 वर्ष, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा सर। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है?
जल्दी से बताना है, जयराम दास, संजय करोल, फागू चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनों की तैयारी सही चल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क के रूप में मिलता है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ सर बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? यानी भारत में चीनी का कटोरा से जो है किस राज्य को जानते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे मैं सभी का कमेंट्स देख रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट। तो भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है सर? तो ये कहा जाता है, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, किंग ऑफ मार्शियल आर्ट, है ना, किंग ऑफ मार्शियल आर्ट के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? ब्रूस ली, महात्मा गांधी, अरुंधति रॉय या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे सभी बच्चे आंसर करेंगे बिल्कुल फास्ट। मैं सभी का कमेंट देख पा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है बच्चे, ब्रूस ली बता रहे हैं, है ना। तो आप सभी जानते हो कि ब्रूस ली जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्यारे से प्रश्न का, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये पुस्तक है, ये किसकी रचयिता है सर? कैलाश सत्यार्थी, एडम स्मिथ, जो बाइडन या रामचंद्र गुहा? जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। वेल्थ ऑफ नेशन क्या है गाइज? एक पुस्तक है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? यही तो बताना है, यही तो बताना है। वेल्थ ऑफ नेशन क्या एक पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है सर एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, देखिए इसको मैं अच्छे से बता दूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ जो है ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के रचयिता हैं। देखिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक, तो ये भी याद रखना है, अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है ना, वो एडम स्मिथ जी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? एडम स्मिथ जी को ही कहा जाता है, ठीक है। हाँ, एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है सर, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय का बीच का जो अंतर होता है वो कितने मिनट का होता है? 4 मिनट, 2 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट? बिल्कुल फास्ट। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के समय के बीच का जो अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, मैं सबका कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सभी बच्चों का कमेंट पढ़ रहा हूँ। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। जी हाँ, देखिए पुरस्कार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, विज्ञान में, पत्रकारिता में या चिकित्सा में? जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही और परफेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी वर्ष होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कुछ देर पहले। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी वर्ष होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो जी हाँ, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी 25 वर्ष, देन आपका आंसर सी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और इसके बाद भी साइंस की क्लासेस आपको दूं, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।